ओके, स्टार्ट करते हैं। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। बहुत बड़ी हेडिंग हो गई है, तो इतनी बड़ी हेडिंग हो गई है ना। मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। एक और हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। याद है किसी को? अभी नहीं याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, वो भी पढ़े थे। ये है एक अलग अभी मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, है ना। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, अब ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए आ रहा है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, ये सब आपस में थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं से कनेक्टेड रहते हैं। कुछ फार्मूले ऐसे मिलते हैं जो लिंक रहते हैं, है ना। इसलिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक को दोबारा देखो फिर से, खासकर इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल की फील्ड और उसकी पोटेंशियल। फिर जो हमने जैसे वायर पढ़े थे, इनफाइनाइट लेंथ के वायर, लाइन चार्ज, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। ऐसे यहाँ पे बायोट-सैवर्ट लॉ में अपन ने देखा था, इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। समझ गए कि नहीं? वहां पे गॉस थ्योरम से निकाले थे, लेकिन यहाँ पे अपन ने बायोट-सैवर्ट लॉ से निकाला है। तो बिल्कुल लिंक रहती है यार कुछ चीजें। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। वहां पे कूलम्ब्स लॉ है, यहाँ पे बायोट-सैवर्ट लॉ है ना। तो कुछ ऐसा लिंक करके अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगने वाले, ठीक है। और आसान हो जाती है चैप्टर, लिंक कर लोगे तो। दोनों की लिंक अगर कर लो, चैप्टर अपने लिए और आसान हो जाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं अभी। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। थोड़ा सा 3D है, तो प्रॉपर अभी इमेजिन करना है, थोड़ा 3D है। यहाँ पे मैं डायग्राम राइट साइड पे बनाता हूँ इसका, और हम लोग डिस्कशन इसका लेफ्ट साइड पे करने वाले हैं। ये डायग्राम अपन ने लिए यहाँ पे ऐसा। सो दिस इज द एक्सिस ऑफ लूप। ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ लूप। इस पे ये सपोज y एक्सिस है और ये सपोज z एक्सिस है। मतलब सर्कुलर करंट कैरिंग ये सेंटर हो गया इसका। वायर किस प्लेन पे रखा हुआ है? ये लूप किस प्लेन पे रखी हुई है? यहाँ पे कौन से प्लेन पे? ये कौन सा प्लेन दिख रहा है? ये YZ प्लेन दिख रहा है ना, ये YZ प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बेटा एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेते हैं। ये करंट एलिमेंट हो गया आइडियल। सबसे पहले अगर देखें हम लोग कि भाई यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, किसी करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपके पास कौन सा लॉ है? चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता है, तो कूलम्ब्स लॉ, वहां से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेप्ट की। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² करते थे। करंट कैरिंग वायर के कारण, ये इतना छोटा सा करंट एलिमेंट है, इसके कारण यहां से R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। स्क्रीन ब्लैक हो गई है। नहीं ना बेटा, मेरे तरफ से बराबर है सब कुछ, ठीक है। पर क्लियर है। छोटे से करंट वायर के कारण, छोटा सा करंट कैरिंग वायर है हमारे पास में, ठीक है। छोटा सा करंट कैरिंग वायर है, ये मान लो। इस छोटे से करंट कैरिंग वायर के कारण यहाँ से R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, क्या है हमारे पास में? कौन सी मेथड से निकालेंगे? कौन सा फार्मूला है, कौन सा लॉ है? बताओ जल्दी से, कौन सा लॉ है जिससे हम लोग निकाल पाएंगे इसको? बोलो जल्दी से, कौन सा लॉ है? कोई लॉ है कि नहीं हमारे पास में जिससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे? करंट कैरिंग वायर के कारण R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे
ये देखोगे तो ये है रेडियस वेक्टर। तो ये रेडियस वेक्टर इसके साथ में परपेंडिकुलर बनेगा यहाँ पे, ये आईडीएल के साथ में परपेंडिकुलर रहेगा। साथ में अगर यहाँ पे हम लोग ये आर डिस्टेंस ले रहे हैं, ये वाला, ये आर डिस्टेंस है बेटा, ये आर डिस्टेंस है अंडर रूट, ये अगर एक्स है तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये भी 90 डिग्री का एंगल, समझ गए। एक और 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, ये वाला, मतलब आईडीएल के साथ में ये रेडियस जो बनाया मैंने स्मॉल आर, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। समझ में आया कि नहीं? समझ गए एंगल कैसे 90 डिग्री का बन रहा है ना? एंगल 90 डिग्री का कैसे बन रहा है देख, ये जैसे रिंग है ना, एक तो रिंग की ये रेडियस हो गई ऐसी, ये वाली, और डीएल वेक्टर कौन सा तुम्हारा, ये डीएल वेक्टर है, ये वाला, ये डीएल वेक्टर हो गया रेड पेन, है ना, ये अभी ऐसे। तो रेडियस और डीएल एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे ना, हाँ या ना, रेडियस और डीएल, है ना। और ये स्मॉल आर भी अगर देखोगे तुम यहाँ पे, स्मॉल आर ऐसा, ये बराबर है कितने डिग्री का एंगल स्मॉल आर के साथ में, देखो ये स्मॉल आर है, ये डीएल है, कितने डिग्री का एंगल दिख रहा है स्मॉल आर और डीएल के बीच में? 90 डिग्री। अगर x की वैल्यू 0 कर दोगे तो स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? आर के बराबर, कैपिटल आर। तो यहाँ पे देख, एंगल को ध्यान से देखना, ये वाला 90 डिग्री का है, r और आइडियल भी 90 डिग्री का एंगल, ये r और आइडियल भी 90 डिग्री, कैपिटल R मतलब रेडियस ऑफ लूप, और ये कैपिटल रेडियस ऑफ लूप, और ये 90 डिग्री के एंगल पे रहेंगे, बराबर है, समझ गए। रेडियस ऑफ लूप और डीएल 90 डिग्री का एंगल रहेगा, और स्मॉल आर और डीएल के बीच में भी ऐसा, ये देख सकते हो, स्मॉल आर और डीएल के बीच में भी कितनी डिग्री का एंगल रहेगा? स्मॉल आर और डीएल के बीच में दिख रहा था ना 90 डिग्री का एंगल, हाँ या ना? समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। तो ये स्मॉल आर और आईडीएल के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, ये तो है ही यहाँ पे, और स्मॉल आर की वैल्यू ये है। तो ये पॉइंट पी है यहाँ पर, इस पॉइंट पे इसके कारण अभी यहाँ पर ये डीएल एलिमेंट के कारण बेटा मैग्नेटिक फील्ड कैसी आ रही, डीएल क्रॉस आर अगर हम लोग करते यहाँ पर, डीएल क्रॉस आर, ये रेडियस वेक्टर स्मॉल आर रेडियस वेक्टर, तो डीएल क्रॉस आर अगर हम लोग करें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से मिलेगी, ऐसी ये मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी जो कि रेडियस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर रहेगी, ये ऐसा, ये पी पॉइंट है, और ये डीवी की वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ये स्टेप समझ गए कि नहीं? ये स्टेप समझ गए या नहीं? हेलो, ये वाली स्टेप की डीवी की वैल्यू इसके बराबर आ रही है यहाँ पे, ये डी बीपी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि आर और डीएल के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गया बेटा? यस सर। है ना? ये कहां से लिखा मैंने, ये वाली इक्वेशन कहां से आ गई, ये कौन से लॉ से लिखे अपन ने इस इक्वेशन को? ये इक्वेशन कहां से लिखे हैं, कौन से लॉ से लिखे हैं, कौन से लॉ से लिखे हमने? ये इक्वेशन जो लिखा मैंने डीवी की, ये यहाँ पे जो डीवी में लिख रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कौन सा लॉ है ये? फ्रॉम बीएस लॉ। बीएस मतलब बायोट-सैवर्ट लॉ, बायोट-सैवर्ट लॉ से लिखा गया है। तो यहां पर ये एंगल थीटा डिग्री का है, ये एंगल थीटा डिग्री का है,
और अगर हम लोग इसको रिजॉल्व करते हैं, ये थीटा तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो अगर बेटा हम लोग इसको रिजॉल्व करते हैं डीवी को, तो ये कंपोनेंट आ जाएगा डीवी कॉस थीटा, और ऐसे ही इधर का ऊपर का कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा इसमें, ये वाला ऊपर का कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, डीवी साइन थीटा। समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए? हेलो, देख इसको रिजॉल्व कर दी हमने, तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया, डीवी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया, डीवी साइन थीटा। समझ गए? समझ गए? बोलो जल्दी से, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये बताओ, अभी कौन से वाले कंपोनेंट सारे कैंसिल हो जाएंगे पूरी रिंग से? देखोगे आइडियल यहाँ का लिए, फिर यहाँ का लोगे, फिर यहाँ का लोगे, ऐसा पूरी रिंग के लिए लोगे, तो कौन से वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्टेंट फील्ड किसके कारण बचेगी? कौन से वाले? हाँ, कॉस थीटा वाले सारे कैंसिल आउट होते जाएंगे, और जो रिजल्टेंट फील्ड बचेगी वो एक्सिस पे किसके कारण बचेगी, कौन से कंपोनेंट के कारण बचेगी? एक्सिस पे जो रिजल्टेंट फील्ड आएगी डीवी साइन थीटा के कारण बचेगी, और जितने भी डीवी कॉस थीटा वाले टर्म हैं वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। दैट इज ड्यू टू सिमेट्री ऑफ रिंग। ये बोर्ड एग्जाम में भी आता है ये डेरिवेशन, इसलिए डायग्राम को अच्छे से बनाओ, कैसे कर रहे हैं अच्छे से देखो, बोर्ड एग्जाम के लिए भी है। और फिर इसका जो फाइनल रिजल्ट हम लोग देखेंगे वो फिर हमारे लिए कंपटीशन के लिए काम में आएगा। ये जो डेरिवेशन है ये तो पूरा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी होगा, फिर इसका जो स्पेशल फाइनल रिजल्ट जो पहुंच जाएंगे हम, वो उसके बाद फिर हमारे लिए कंपटीशन में चीजें बनती हैं आगे, वहां से फिर कंपटीशन में इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रॉम सिमेट्री, सिमेट्री के कारण क्या लिख सकते हैं अपन बेटा, नाउ फ्रॉम सिमेट्री पहले ऐसा लिखते हैं, नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पी on axis due to ideal current element is dBp, है ना, फार्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin 90 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ड्यू टू सिमेट्री ऐसा लिखते हैं हम, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ रिंग, कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे बेटा, ऑल dBp cos थीटा कंपोनेंट विल कैंसिल ईच अदर, तो रिजल्टेंट फील्ड किसके कारण बनेगी, रिजल्टेंट फील्ड, सो देयरफॉर रिजल्टेंट फील्ड at P is due to, रिजल्टेंट फील्ड at P is due to कौन से कंपोनेंट के कारण, ड्यू टू dBp sin थीटा। तो डायरेक्ट आ जाएगा बेटा Bp is equals to dBp sin थीटा इंटीग्रेशन, dBp की वैल्यू किसके बराबर है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर हो गया IDL अपॉन r स्क्वायर, यहाँ पे साइन 90, और फिर इनटू कितना, साइन थीटा। अभी मुझे ये बताओ, ये 90 डिग्री क्यों लिखे अपन ने यहाँ पे, ये 90 डिग्री क्यों लिखे, बायोट-सैवर्ट लॉ में जो थीटा आता है वहां पे 90 डिग्री क्यों लिखे, क्योंकि ये रेडियस वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो बायोट-सैवर्ट लॉ में यहाँ पे डीएल साइन थीटा जो आता है वो ये रेडियस, ये डीएल वेक्टर और जो डिस्टेंस वाला वेक्टर होता है उसके बीच का एंगल होता है, ठीक है, इसलिए वहां पे 90 डिग्री आ गया। तो इसमें जो कॉमन टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, उनको बाहर निकाल दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और ये साइन थीटा, ये कंपोनेंट वाला थीटा है, ये भी बाहर आ जाएगा क्योंकि ये पूरे रिंग के लिए कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप, सिर्फ डीएल बचेगा, और सिर्फ डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, पूरी लूप के लिए जितने छोटे छोटे डीएल आप ऐड करोगे ये किसके बराबर आएगा, ये जितने भी छोटे छोटे आप डीएल ऐड करोगे ये किनके बराबर आ जाएगा, बताओ जल्दी से। सो इट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, और इसका इंटीग्रेशन होगा बेटा 2 पाई आर। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो ये इतना डेरिवेशन, अब इसके आगे फिर अब हम लोग कर लेंगे, बट इतना डेरिवेशन आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, इस तरह से लिखना, अभी और आएगा डिस्कशन, बट इतना आपको लिखना है वर्डिंग में, है ना? फटाफट नोट करो इसको आगे। सर वो क्या है करंट के बाद? लिखोगे भी ऐसे ही, यहाँ पे डायग्राम बनाओगे और यहाँ पे लिखोगे उसका डिस्कशन, ऐसा डायग्राम राइट साइड में, उसका डिस्कशन लेफ्ट साइड में लिखा करो, आदत डाल लो ऐसा, ठीक है? ये सब मिटा के मैं ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उसको दोबारा बता दूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना? तो जो नेट फील्ड आएगी, दिस इज पेज नंबर 2, वो किसके कारण आएगी? नेट फील्ड, नेट फील्ड किसके कारण आएगी? P पॉइंट पर नेट फील्ड है, इंटीग्रेशन पूरी लूप के लिए आप देख रहे हो, एंड इट इज ऑफ dBp sin थीटा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड लूप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन, यहाँ पे साइन 90 को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1 होता है, बराबर है? तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है ना, उनको बाहर निकाल दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 हो गया 1, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप dl। समझ गए? हेलो, समझ गए? समझ गए? हेलो, बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी? इंटीग्रेशन dl, अगर ये वेक्टर रहता तो कितना होता, और स्केलर है तो स्केलर सम है, ये स्केलर सम है ना? तो ये किसके बराबर आएगा? ये जो इंटीग्रेशन है क्लोज लूप के लिए, इसका स्केलर सम किसके बराबर रहेगा? इट इज आई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये वाली वैल्यू किसके बराबर? सर्कमफ्रेंस ऑफ द करंट कैरिंग लूप। समझ गए? हेलो, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप dl इज इक्वल्स टू 2 pi r, this is circumference of loop। समझ गए? हेलो, बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, नोट करो इसको, फटाफट नोट करो, वैसे तो नोट था लेकिन दोबारा कर लो, है ना? यहाँ से फटाफट नोट कर लो इसको। तो अब यहाँ पर के बाद हम लोग देखते, ये स्टेप जो आ गई ना अभी, अब आगे की कहानी इस तरह से है। सो देयरफॉर Bp इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू देख के बताओ कितनी होगी? दिस इज पेज नंबर 3। यहां से साइन थीटा की वैल्यू देख के बताओ कितनी आएगी? साइन थीटा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, और फिर 2 पाई आर। स्टेप समझ गए कि नहीं? Yes. है ना? साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई फिर से? साइन थीटा इज कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। हालांकि ये स्टेप अब हमारे लिए उतनी ज्यादा काम की नहीं है, तो इट इज 2 आई पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो गया? आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा, इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू एम डिवाइडेड बाय, ये वाला टर्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पावर कितना? 3/2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के कारण एक्सिस पे ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। आप बीच में जो मैथमेटिकल स्टेप है, एक आध स्टेप छोड़ भी देते हो, 2 स्टेप छोड़ भी देते हो, लेकिन फाइनल रिजल्ट आपको सही से लिखना है, ठीक है? भारत नहीं करते। अब यहां से हमारे लिए कंपटीशन के लिए तैयारी चालू हो गई इस पे, कि ये फार्मूला आ गया, अब यहां से हमारे लिए इसकी जो एप्लीकेशन है वो कंपटीशन के लिए काम में आने वाली है, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड एट द एनी पॉइंट
यहाँ पे एक्सिस पे ये फार्मूला है बेटा यहाँ पे। अब इसमें ध्यान देना, सिंस m इज इक्वल टू एन आई ए वेक्टर होता है या फिर एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मूवमेंट। इसको मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं अपन, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, बराबर है। तो ये फार्मूला इस तरह से भी लिखा जा सकता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 टाइम्स m डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर कितना 3/2, ऐसा भी लिखा जा सकता है ये फार्मूला। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटा इस फार्मूले को, ये ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये फार्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं। और एक स्पेशल केस आ जाएगा, इफ x इज मच ग्रेटर देन r, अगर ये x इसकी रेडियस से बहुत ज्यादा है, x की वैल्यू रेडियस से बहुत ज्यादा है, तो फिर x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नियरली कितना बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। तो ये फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड का p पॉइंट पे रिड्यूस हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m डिवाइडेड बाय किस पे, x क्यूब पे ये फार्मूला रिड्यूस हो जाएगा। समझ गए, समझ गए कि नहीं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन x क्यूब पे ये फार्मूला रिड्यूस हो जाएगा। समझ गया बेटा? हेलो, बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? ठीक है, फटाफट नोट करो। मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब ये डायरेक्ट आप लोग अब इसको ना सीधे सीधे, अब ये जो पोर्शन आपका नोट के लिए अभी है ना, इसमें मैं करंट कैरिंग वायर को ऐसा बना देता हूं, ये ले लिया, और ये हो गया इसका एक्सिस। समझ गए कि नहीं? एंड देयर आर n टर्न्स, इस पे n टर्न्स हैं, करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, और ये हो गई इसकी रेडियस। समझ गए कि नहीं? देयर आर n टर्न्स और ये रेडियस हो गई। तो यहाँ पे कोई पॉइंट P अगर है x डिस्टेंस पे इसके सेंटर से, सबसे पहले इसका मैग्नेटिक मूवमेंट अगर देखोगे, मैग्नेटिक मूवमेंट कैसा आएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट ये रहेगा इसका, दिस इज मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर। और मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर किसके बराबर होता है, एन आई ए वेक्टर, दिस इज मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर, है ना, ये मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर है। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ पे a किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर, किसके लिए, सर्कुलर वायर के लिए। सर्कुलर अगर वायर है तो फिर ये वाली वैल्यू आपकी पाई आर स्क्वायर हो जाएगी, दिस इज फॉर सर्कुलर वायर। समझ गए? तो इस पॉइंट P पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, ये वाले डायरेक्शन पे रहेगी, अलोंग द एक्सिस रहेगी, ऐसे। फार्मूला क्या है इसका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर क्या है 2 आई इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। समझ गए? समझ गए मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला समझ गए कि नहीं? यहाँ पे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड दोबारा लिख रहा हूं, याद हो जाना चाहिए। क्या है फार्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर कितना, पावर 3/2। ठीक है, क्लियर हो गया? ऐसे ही अगर यहां पर देखोगे, यहाँ पे कोई पॉइंट Q अगर हम लोग लेते तो यहाँ पर भी बेटा मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन पे रहेगी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल है। तो इधर से देखोगे तो ये कौन सा पोल दिखेगा, साउथ पोल दिखेगा, और इधर से देखोगे तो कौन सा पोल दिखेगा, नॉर्थ पोल दिखेगा मैग्नेट का, या करंट कैरिंग लूप का। इधर से देखोगे तो साउथ पोल और इधर से देखोगे तो वो नॉर्थ पोल के जैसा दिख रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसा है। यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 पुट कर दो तो क्या होगा बताओ जरा, x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे कहां पे पहुंच जाओगे, x की वैल्यू अगर 0 पुट कर दे तो कहां पे आ जाएंगे हम लोग, सेंटर पे। तो कॉइल के सेंटर पे कितनी आएगी मैग्नेटिक फील्ड,
मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पे क्या फार्मूला होता है, इसमें अगर n टर्म है ना तो 2n इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पे फार्मूला होता है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2r। सेंटर पे x की वैल्यू 0 पुट हो जाएगा, पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, n बचेगा, i बचेगा, और यहाँ पे r क्यूब रहेगा तो r स्क्वायर से r क्यूब कट के क्या बचेगा, r बचेगा। और स्पेशल केस यहाँ पे लेते अपन, इफ x इज मच ग्रेटर देन r, तो p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 टाइम्स m अपॉन क्या बचेगा, x क्यूब बचेगा। ये वाला जो पूरा टर्म है ये किसके बराबर है, मैग्नेटिक मूवमेंट के बराबर है यहाँ पर। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट इज एन आई इंटू कितना, पाई आर स्क्वायर के बराबर है मैग्नेटिक मूवमेंट। क्लियर। और अगर हम लोग बेटा फील्ड का ग्राफ प्लॉट करें, इधर पे डिस्टेंस ले लिए, इधर पे मैग्नेटिक फील्ड ले लिए, x इक्वल्स टू 0, तो सबसे ज्यादा फील्ड कहां पर मिलेगी, दूर जाने पे मिलेगी कि सेंटर पे सबसे ज्यादा फील्ड रहेगी, किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा, सेंटर पे। सेंटर पे सबसे ज्यादा फील्ड है ना। और जैसे जैसे दूर जा रहा है वो फील्ड की वैल्यू क्या होते जा रही है, यहाँ पे कम होते जा रही है। तो सबसे ज्यादा फील्ड सेंटर पे रहेगी और धीरे धीरे डिक्रीज होगी। जबकि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग में कैसा आया था, ये चार्ज रिंग में ये फील्ड कैसी आ रही थी, चार्ज रिंग में ये फील्ड कैसी थी बताओ जरा, चार्ज रिंग में ये फील्ड कैसी थी, सेंटर पे कैसी थी चार्ज रिंग में फील्ड, जीरो। जीरो थी, और उसके दोनों तरफ फील्ड की वैल्यू कैसी आ रही थी, डिक्रीज, पहले इंक्रीज होके बढ़ी थी। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग में इस साइड पे फील्ड इधर, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर पे फील्ड इस साइड और इधर पे फील्ड इस साइड, तो वहां पे ग्राफ कुछ ऐसा बन के ऐसा हुआ था, फिर ऐसा बन के ऐसा आया है ना, डायरेक्शन रिवर्स होता है। तो इसमें फर्क क्या आ गया, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल में और यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग में, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं बदलता, सेंटर पे फील्ड मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो एक बार और आप लोग क्या करो, इलेक्ट्रिक डायपोल को देखो, है ना, वो उसमें कितना टॉर्क लगता है, उसमें फार्मूले वगैरह वो सब देखो, फिर ये मैग्नेटिज्म के लिए यहाँ पे आके देखो, सिमिलैरिटी आपको मिलेंगी इन पे। ठीक है, नोट कर लो, फटाफट नोट करो इसको। तो अगर ये डिस्टेंस x है और यहाँ पर का डिस्टेंस भी x लेते हो, तो जितनी फील्ड यहाँ पर है उतनी यहाँ पर रहेगी। हाँ, x की वैल्यू बदलोगे तो फार्मूला नहीं बदलेगा, बस यहाँ पे वैल्यू बदल सकती है, तो x की वैल्यू बस बदलेगी, बाकी फार्मूला नहीं बदलेगा। ठीक है, फार्मूला लिख दूंगा यहाँ पे, जैसे मान लो ये वाला डिस्टेंस x डैश है, तो यहाँ पे क्या बनेगा फार्मूला, ये bq का फार्मूला क्या लिखोगे बताओ फटाफट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर क्या आएगा 2ni पाई आर स्क्वायर अपॉन x डैश स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर कितना 3/2। समझ गए, समझ गए? यस सर। चलो फटाफट लिखो, हो गया लिखकर तो अभी इस पे ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है ना, करंट मान लो इस तरह से फ्लो हो रहा है, दिस इज करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, यहाँ पे पॉइंट P है, ये x की वैल्यू r के टर्म पे निकालनी, इसकी रेडियस r है, इसमें करंट आई है, ये पॉइंट हो गया सेंटर, है ना। तो क्वेश्चन ये दिया है, given that magnetic field at center is equals to 8 times magnetic field at point P, then find relation between x and r, मतलब डिस्टेंस और रेडियस के बीच में क्या रिलेशनशिप आएगी। क्वेश्चन समझ गए, डिस्टेंस और रेडियस के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये निकालना है। तो फार्मूला क्या आएगा बेटा, सॉल्यूशन बहुत आसान है, देखो b नॉट इक्वल्स टू 8 टाइम्स bp बराबर है, यहाँ पे म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2r, यहाँ पे फार्मूले में 8 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2ni पाई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या,
एन आई कैंसिल हो गए, फिर ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हो रहा है, म्यू नॉट कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे बेटा ये 4 और ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल जब देखोगे आप तो कितना बच रहा हमारे पास में, देखो इधर पे, इधर का पूरे टर्म का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, और इस साइड पे क्या हो जाएगा, 2 4 8, इट इज 8r³ हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, और इसको आप लिख सकते हो 2r³। तो दोनों तरफ से क्यूब हटा दें तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2 इक्वल्स टू 2r। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4r², और फिर सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके बराबर बचा, 3r²। तो x की वैल्यू प्लस माइनस कितना आएगा बेटा, √3 इंटू r के इक्वल। समझ गए, अरे समझ गए कि नहीं, हेलो बोलो जल्दी से, हाँ समझ गए। यस सर। ठीक है, फटाफट नोट कर लो, आज इतने ही पढ़ेंगे, बाकी अब अगली क्लास में।